नमस्कार, आप सुन रहे हैं न्यूज़ इंडिया, जहां आपका बेहद स्वागत है। हम लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए आज की यानी कि 23 मई की कुछ खास ताज़ा तरीन खबरें। लेकिन उन खबरों से पहले चलिए डाल लेते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर अपनी पहली नज़र। किश्तवाड़ में भारतीय सेना का ऑपरेशन त्रासी जारी, 2 आतंकवादी ढेर, 1 जवान शहीद। बारिश और भूस्खलन के कारण उत्तर सिक्किम में हालात गंभीर, पर्यटकों पर कई पाबंदियां लागू। शाम के बाद बदला फैसला, सिक्किम प्रशासन ने जारी की नई निर्देशिका। औद्योगिक क्षेत्र में टाउन सर्विस बसें बंद, यात्रियों को चुकानी पड़ रही है ज्यादा किराया। नेपाल के चाय के आवाजाही को रोकने के लिए सीमा पर टेस्टिंग मशीन लगाने का दिया गया मुख्यमंत्री द्वारा बड़ा निर्देश। 15 साल से केंद्र से बाढ़ नियंत्रण के लिए कोई पैसा नहीं मिला, ममता बनर्जी का बड़ा बयान। कर्नाटक में भाजपा विधायक पर संगीन आरोप, सामूहिक दुष्कर्म के बाद महिला के मुंह में पेशाब, खतरनाक इंजेक्शन की धमकी। युद्ध छोटा या बड़ा नहीं होता, खड़गे के विरोध, शरद की बेटी सुप्रिया का बड़ा बयान। वानखेड़े में सूर्योदय, मुंबई ने प्ले-ऑफ में जगह की पक्की। जी हाँ, तो ये है आज की कुछ खास टॉप हेडलाइंस। चलिए इन्हीं खबरों पर एक एक करके विस्तार पूर्वक भी चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से ही हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दें और साथ ही ऐसे और तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए बेल आइकन की बटन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए खबरों का ये सिलसिला जारी करते हैं। दरअसल आतंकवाद के खिलाफ एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में अभियान चलाया जा रहा है। भारतीय सेना के द्वारा पहलगाम में हुई निर्मम हत्या की घटना के बाद से ही घाटी में आतंकवादी गतिविधियों को जड़ से खत्म करने के लिए सेना ने अपना अभियान तेज कर दिया है। इसी क्रम में गुरुवार को भी आतंकियों की तलाश में तलाशी अभियान चलाया गया। ऑपरेशन त्रासी के तहत सुबह से ही किश्तवाड़ के कोने कोने में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया है। सुबह ही गोलीबारी की आवाज से कांप उठी घाटी। जैसे ही सोना आतंकवादियों को ठिकाने के करीब पहुंची, आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में सेना ने भी मोर्चा संभाला। आतंकियों की गोलाबारी में एक भारतीय जवान शहीद हो गया है। हालांकि वहीं सेना की जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकवादी भी ढेर हुए हैं। इस तरह बीते 2 हफ्तों में कश्मीर घाटी ने सेना में अब तक 8 आतंकियों को मार गिराया है। और आप सभी को बताते चले कि पहलगाम हमले के मुख्य आरोपी अब भी फरार है। अब भी उत्तर उनकी तलाश हालात सामान्य नहीं हुए हैं। लगातार छापेमारी कर रही है। होते हुए टुंग नागा की नई सड़क पर अभी तक भूस्खलन का मलबा हटाया नहीं जा सका है। इसलिए इस मार्ग पर फिलहाल यातायात पूरी तरीके से बंद है। हालांकि कुछ वैकल्पिक रास्तों से मलबा हटाया गया है और उन रास्तों से हल्के वाहनों की आवाजाही की कोशिश जारी है। लेकिन ये रास्ते कब तक सुरक्षित रहेंगे, इसे लेकर सिक्किम प्रशासन अब भी आश्वस्त नहीं है, क्योंकि पहाड़ों में बारिश जारी है। परिस्थिति को देखते हुए सिक्किम प्रशासन ने राज्य में मौजूद पर्यटकों की आवाजाही पर कई शर्तें लगा दी है। निर्देश के अनुसार गंगटोक से चुंगथांग की ओर जा रहे पर्यटकों के वाहनों को संकालन और फिडांग वैली फ्रिज के रास्ते दोपहर 2 बजे तक का संकलन पार कर लेना होगा। इसके बाद किसी भी वाहन को आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी तरह जो पर्यटक चुंगथांग से गंगटोक लौटना चाहते हैं, उन्हें भी दोपहर 3:30 तक संकलन पार करना अनिवार्य है। इसके बाद इस इलाके से पर्यटकों से किसी भी वाहन को गुजरने नहीं दिया जाएगा। सिक्किम प्रशासन के नए निर्देशों की ओर लगातार हो रही बारिश, भूस्खलन के कारण पर्यटक काफी चिंतित है और वे जितनी जल्दी हो सके उत्तर सिक्किम छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर्यटन में भारी नुकसान की आशंका है। गुरुवार शाम को सिक्किम प्रशासन ने एक बार फिर नई निर्देशिका जारी की है, जिसमें शर्त के अनुसार शुक्रवार से उत्तर सिक्किम के लिए टूरिस्ट परमिट बहाल करने की बात कही गई है। नई निर्देशिका के अनुसार गंगटोक से चुंगथांग की ओर जाने वाले पर्यटकों के वाहन दोपहर 2 बजे के बाद फिडांग पुल पार नहीं कर सकेंगे। वहीं चुंगथांग से गंगटोक लौटने वाले यात्रियों को दोपहर 3 बजे तक थैंग चेक पोस्ट करना अनिवार्य है। अब तक उत्तर सिक्किम के लिए एक रात के टूरिस्ट परमिट मिलते थे, लेकिन प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि अब वो केवल 2 रात 3 दिन के लिए ही परमिट जारी किया करेंगे।
वहीं टूर ऑपरेटरों का मानना है कि इस कदम का उद्देश्य सड़कों पर पर्यटकों की भीड़ कम करना और शाम के बाद भूस्खलन प्रभावित पहाड़ी रास्तों से पर्यटकों की आवाजाही रोकना है। वहीं आसनसोल और रानीगंज के नए मिनी बस रूट बंद हो गए हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। टाउन सर्विस बसें अब नहीं चलने से यात्रियों को भारी किराया भी देना पड़ रहा है। पहले जो सफर 7 रुपए में होता था, अब टोटो से 50 रुपए तक चुकाने पड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्गों को हो रही है। बस मालिकों का कहना है कि टोटो की वजह से यात्रियों की संख्या घटी है, इसलिए रूट बंद करने पड़े हैं। मेयर ने कहा कि टाउन सर्विस बसें फिर से शुरू करने की तैयारियां चल रही है। वहीं नेपाल की चाय के अनियंत्रित प्रवेश को रोकने के लिए सीमा पर टेस्टिंग मशीन लगाई जाएगी। चाय व्यवसायियों की शिकायत के 2 दिन बाद ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये निर्देश दिया है। बुधवार को उन्होंने उत्तर कन्या में एक प्रशासनिक बैठक में मुख्य सचिव मनोज पंत को इस बाबत कड़ा कदम उठाने को कहा है। सिलीगुड़ी में नेपाल की चाय का लंबे समय से अवैध प्रवेश हो रहा है। व्यवसायियों का आरोप है कि नेपाल की निम्न गुणवत्ता वाली चाय को स्थानीय चाय पत्तियों से मिलाकर दार्जिलिंग चाय के नाम पर बेचा जा रहा है, जिससे दार्जिलिंग चाय की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, हम जब दार्जिलिंग चाय का निर्यात करते हैं तो हमें 40% शुल्क देना पड़ता है, लेकिन नेपाल की चाय बिना किसी शुल्क के अवैध रूप से यहां आ रही है। इसका गलत फायदा उठाकर नेपाल की चाय को दार्जिलिंग चाय के रूप में बेचा जा रहा है, जो बिल्कुल अस्वीकार्य है। इसलिए सीमा पर जांच कड़ी करनी होगी और टेस्टिंग मशीन भी लगानी होगी। साथ ही इस विषय पर केंद्र सरकार को भी पत्र लिखा जाएगा। उत्तर बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष और दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष संजय टिब्रियावाल ने मुख्यमंत्री के इस निर्णय का स्वागत किया है और कहा कि इससे दार्जिलिंग चाय की प्रतिष्ठा वापस आएगी। वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को मिनी सचिवालय उत्तर कन्या में एक प्रशासनिक बैठक के दौरान कहा कि पिछले 15 वर्षों से गंगा की कटाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए केंद्र से कोई वित्तीय सहायता नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि असम को बाढ़ राहत राशि मिली है, लेकिन बंगाल को नहीं मिली है। उन्होंने भारत भूटान नदी आयोग में पश्चिम बंगाल के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करने की मांग की है और इस संबंध में केंद्र सरकार को पत्र लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि जून से मानसून शुरू हो रहा है और इस बार पहले सप्ताह में मानसून की बारिश शुरू होने की संभावना है। इसलिए 8 जिलों के प्रशासन को बाढ़, भूरक्षण, भारी बारिश, तूफान और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि गंगा और उसकी सहायक नदियों का प्रबंधन केंद्र सरकार के अधीन है, लेकिन वर्षों से केंद्र से कोई मदद नहीं मिल रही है। उन्होंने यह भी बताया कि नदी आयोग का गठन इसलिए हुआ था ताकि नदियों की गतिशीलता पर नजर रखी जा सके। राज्य के कई जिलों में नदियां हैं जिनका स्रोत सिक्किम, भूटान या नेपाल है और इन क्षेत्रों में बारिश होने पर नदियां उफान पर आ जाती हैं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स समेत पूरे राज्य प्रशासन को सतर्क रहना होगा। साथ ही दक्षिण बंगाल की तरह उत्तर कन्या में भी 24 घंटे कंट्रोल रूम बनाए जाने का निर्देश दिया गया है, जिससे हर जिले और ब्लॉक से बेहतर समन्वय किया जा सके। कर्नाटक में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक महिला ने भाजपा विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का आरोप है कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद विधायक ने उसके मुंह में पेशाब किया है, उसे खतरनाक इंजेक्शन लगाने की बड़ी धमकी भी दी है। इस घटना ने समाज और राजनीति में बड़ा हलचल मचा दिया है। अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू कर दिया है और राज्य सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश पर यह घटना महिलाओं को लेकर व्यापक चर्चा का विषय बनी हुई है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सैन्य कार्रवाई को छोटा युद्ध कहने पर बीजेपी की आलोचना के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष के बयान का विरोध उनके ही गठबंधन साथी एनसीपी एसपी की सांसद सुप्रिया सुट्टे ने किया है। शरद पवार की बेटी सुप्रिया ने कहा, किसी भी युद्ध को छोटा या बड़ा नहीं कहा जा सकता है। युद्ध तो युद्ध होता है और यह युद्ध आतंकवाद के खिलाफ है। हमने सभी दलों की बैठक में यह फैसला किया था कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होगी और संवेदनशील समय में एक दूसरे के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की जाएगी। सुप्रिया सुट्टे, जो केंद्र सरकार द्वारा गठित सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल की भी सदस्य हैं, उन्होंने देश हित में आवाज उठाई और सेना की प्रशंसा करते हुए कहा, एक भारतीय के तौर पर मैं गर्व महसूस करती हूँ। ऑपरेशन सिंदूर को मैं 100 नहीं बल्कि 1000 नंबर दूंगी। वहीं प्लेऑफ की 4 टीमों का फैसला बुधवार को घर के मैदान वानखेड़े में दिल्ली कैपिटल्स को 59 रन से हराकर मुंबई इंडियंस ने अंतिम 4
4 में अपनी जगह पक्की कर ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए हार्दिक की टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 180 रन बनाए हैं। जवाब में दिल्ली की टीम ने 18.2 ओवर में सिर्फ 121 रन बनाकर आउट हो गई है। बल्लेबाजी में सूर्य कुमार यादव ने 43 गेंदों पर नवाद 73 रन बनाए, जिससे जीत की नींव रखी गई है। गेंदबाजी में मुंबई के बुमराह और सेंटर ने 3-3 विकेट किए हैं। इस जीत के साथ 13 मैचों में 16 पॉइंट्स लेकर मुंबई चौथे स्थान पर पहुंच गई है, जबकि हार के बाद 13 मैचों में दिल्ली 13 पॉइंट्स लेकर 5वें स्थान पर पहुंची है। मुंबई को जीत के लिए प्लेऑफ का टिकट पहले ही सुनिश्चित था, जबकि दिल्ली के लिए हराना विदाई की वजह से बन सकता था। इसी दबाव के बीच बुधवार शाम को वानखेड़े में सूर्योदय हुआ और कुछ दिन पहले ही वानखेड़े में एक स्टैंड पर रोहित शर्मा का नाम लिखा गया था और वह उनका टेस्ट क्रिकेट के संन्यास लेने के बाद पहला मैच था। फैंस ने रोहित 45 लिखा और सफेद जर्सी पहनी हुई थी, लेकिन रोहित महज 5 रन बनाकर आउट हो गए। पावर प्ले में मुंबई ने विकेट गंवाए, लेकिन सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा ने चौथे विकेट के लिए 55 रन जोड़े हैं। हार्दिक पांड्या भी इस मामले में फेल रहे। 63.3 ओवर में मुंबई का स्कोर 123 था और उम्मीद थी कि 160 रन तक पहुंचेंगे, लेकिन अंतिम ओवरों में म्यूकेश कुमार ने 27 रन देकर रन गति बढ़ाई है। सूर्य कुमार यादव और नॉमन ने अंत तक टीम का मजबूत साथ दिया है। आप सभी को बताते चले कि यादव का स्ट्राइक रेट शानदार रहा है। दिल्ली की शुरुआत खराब रही। फाफ डुप्लेसी और लोकेश राहुल जल्दी आउट हो गए। समीर रिजवी ने 39 रन बनाए, लेकिन टीम 121 रन पर सिमट गई। इस जीत के साथ मुंबई ने प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है। जी हाँ, तो ये थी आज की कुछ खास ताज़ा तरीन खबरें। इन खबरों पर क्या है आपकी राय, एक करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी और तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास खड़े घंटी बटन को ज़रूर से ही दबा दें। तो चलिए मिलते हैं आपके साथ इसी तरह के किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।